सत श्री अकाल। आपका स्वागत है मेरे 10वें लेक्चर में। और आज का लेक्चर जो है आप पीछे देख सकते हैं, नदीय परिदृश्य या फ्लूवियल लैंडस्केप जिसे हम कहते हैं। ये एक अलग अलग फीचर्स जो होते हैं, भू आकृतियां होती हैं, उनका एक कलेक्शन है जो एक दरिया बनाता है। जो जलधारा है ये अपने अपर्दन से, ये सबसे पहले तो जलधारा अपर्दन सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति कारक है। इरोजन का ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट अपर्दन का कारक है। नदीय प्रक्रिया भूदृश्य को आकार देती हैं, भू आकृतियों का अपर्दन करती हैं, तलछट का परिवहन करती हैं और उसे निक्षेपित करके नई भू आकृतियां बनाती हैं। अपवाह तंत्र भू आकृति विज्ञान में एक मूलभूत भूदृश्य इकाई है। अब क्या क्या करती हैं? जो नदियां हैं वो इरोजन करती हैं, अपर्दन करती हैं। जो एग्जिस्टिंग, जो पहले से वहां पे आपके कोई भू आकृतियां हैं उनका अपर्दन करती हैं, उनको छोटा करती हैं, काटती पीटती हैं। जो माल वो वहां से तोड़ती हैं उसका परिवहन करती हैं, उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं। और उसके बाद जब पानी की जो गति है वो कम हो जाती है, उसको आगे नहीं ले जा सकती, तो उसका अपक्ष करके उसकी डेपोजिशन करके एक नए तरीके की भू आकृतियां उत्पन्न करती है। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि एक नदी का सारा जो स्वरूप है उसकी हम वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले जल संभर या वाटरशेड क्या होता है। एक अपवाह तंत्र जिसे जल संभर कहते हैं, मतलब वो एरिया, वो क्षेत्र जहां से सहायक नदियां पानी इकट्ठा करके और मेन नदी में लेके आती हैं और फिर वो जो मेन एक्चुअल स्ट्रीम है वो आगे किसी झील में, कहीं दलदल में, कहीं रेगिस्तान में या समुद्र में जाके खुलती है। जहां जहां से वो पानी एकत्र होता है सहायक नदियों के, उसे हम वाटरशेड या जल संभर कहते हैं। दूसरी चीज जो समझने वाली है वो है जल विभाजन। अब एक जल संभर दूसरे जल संभर के साथ बना हुआ होता है। मैं उदाहरण देता हूं आपको। पहाड़ हैं, उसके कटक हैं या एक श्रृंखला है पहाड़ों की, उसके दो स्लोप हैं। एक स्लोप से पानी इधर को बहता है और दूसरे जो ढलान है उससे पानी इधर को बहता है। तो ये वाला सारा पानी जो है वो इकट्ठा होके एक जल संभर में जाएगा और ये वाला पानी इकट्ठा होके दूसरे जल संभर में जाएगा। लेकिन जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, जो इसकी ऊंचाई है, यहां पे देखिए, ये वाटर डिवाइड या वाटरशेड डिवाइड, ये दो जल संभरों को बांटने वाला ये ऊंचाई है। इसके दोनों तरफ ढलान है। इसकी एक साइड पे एक जल संभर है, दूसरी साइड पे दूसरा जल संभर। दूसरी समझने वाली चीज है अक्षीय धारा या एक्सियल स्ट्रीम या मेन जो नदी होती है। अपनी सभी सहायक नदियां जहां पे इकट्ठा होकर एक उसमें जाती हैं उसे अक्षीय धारा कहते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। कोसी, गंडक, घाघरा, यमुना, ये सब अलग अलग रास्तों से गंगा में मिलती रहती हैं, अलकनंदा, भागीरथी, और आखिर में जाके एक गंगा नदी बन जाती है। जो गंगा है वो अक्षीय धारा है और बाकी जितनी भी, चाहे वो संबल है, चंबल है, सोन है, बेतवा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, यमुना है, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं
जो अलग अलग जगह से आके अपना पानी इसमें डालती रहती हैं और ये एक बहुत बड़ी एक्सियल स्ट्रीम या अक्षीय धारा बन जाती है। सो 3 चीजें, वाटरशेड, जल संभर, जल विभाजक और एक्सियल स्ट्रीम। आशा है आपको ये तीनों टर्म्स, तीनों जो डेफिनेशंस हैं, ये परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होंगी। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है अपवाह प्रतिरूप, जिसे हम ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। किसी क्षेत्र में जो नदियां हैं, जो उसकी सहायक नदियां जब उसमें आके मिलती हैं, तो हम देखते हैं कि ये अलग अलग जो सहायक नदियां जब एक्सियल स्ट्रीम में, अक्षीय धारा में आके मिलती हैं, तो वो एक प्रतिरूप बनाती हैं, एक पैटर्न बनाती हैं। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के होते हैं। ये देखिए, किसी क्षेत्र में अपवाह प्रतिरूप को नियंत्रित करने वाले कारकों में स्थलाकृति, स्थलाकृति मतलब टोपोग्राफी, वहां पर पठार हैं, पहाड़ हैं, छोटी पहाड़ियां हैं, कैसा वहां का जो टोपोग्राफी है, स्थलाकृति वहां की कैसे है। दूसरी चीज ढलान, कितनी ढलान है, जितनी ज्यादा ढलान होगी उतना पानी तेज चलेगा और वो अलग तरह की भू आकृतियां बनाएगा, उससे एक अलग ड्रेनेज पैटर्न बनेगा, एक अलग अपवाह प्रतिरूप बनेगा। संरचनात्मक नियंत्रण, टोपोग्राफिकल कंट्रोल्स, जो वहां की संरचना है उस क्षेत्र की, वो कंट्रोल करती है ड्रेनेज पैटर्न को। कौन सी चट्टान है, कितनी हार्ड है वो चट्टान, के सॉफ्ट है, कहीं पे रेत है, कहीं पे बजरी है। फिर चट्टानों की प्रकृति, नेचर ऑफ रॉक्स, लाइक अभी मैंने आपको बताया। प्लेट टेक्टोनिक्स, वहां पे भ्रांश बने हैं कि वलन बने हैं, क्या जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, अंतर्जनित प्रक्रियाएं हैं, उन्होंने किस प्रकार की भू आकृति बनाई है। जल आपूर्ति, कितना पानी है वहां पे, कम पानी होगा तो कोई और तरह का प्रतिरूप बनेगा, ज्यादा पानी होगा उससे कोई और तरह का प्रतिरूप बनेगा। और सबसे बढ़कर इस क्षेत्र का भौवैज्ञानिक इतिहास शामिल है। भूवैज्ञानिक इतिहास, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जैसे कि हिमालय पहले समुद्र के नीचे थे, जब ग्रेटर हिमालय अपलिफ्ट हुए तो वहां पे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो बहुत सख्त चट्टान नहीं है, तो इसलिए सख्त नहीं है तो ज्यादा आसानी से कट जाती है और वहां गहरी गहरी घाटियां हैं, गॉर्जेस हैं। अब अगली चीज है अपवाह प्रतिरूप के प्रकार। हमने कहा अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के पैटर्न बनेंगे, प्रतिरूप बनेंगे। तो सबसे कॉमन और सबसे जो ज्यादा मात्रा में मिलता है वो है वृक्षाकार या डेंड्रैटिक पैटर्न। दूसरा है जालीनुमा या ट्रेलिस पैटर्न। तीसरा है आयताकार या रेक्टेंगुलर पैटर्न, जो ज्योमेट्रिक शेप में होता है। समानांतर पैरेलल, वलयाकार जो एनुलर पैटर्न कहते हैं। अभिकेंद्र, रेडियल, अपकेंद्र, सेंट्रीफ्यूगल। अभी समझाता हूं कैसे। देखिए वृक्षाकार, ये इधर देखिए डेंड्रैटिक पैटर्न, जो सहायक नदियां हैं वो मिलती हैं। ये देखिए ये बिल्कुल जैसे एक वृक्ष की टहनियां हैं। ये कहां पे बनता है? जहां सामान्य चट्टान होती है, जहां पे जो नीचे की चट्टान है वो होमोजीनस है, एक ही तरह की है। दूसरा है जालीदार, जालीदार जिसे हम ट्रेलिस पैटर्न भी कहते हैं। ये देखिए अब ये कहां बनेगा? ये बनेगा जैसे कि ये दो
पर्वत श्रृंखला है, देख रहे हैं आप। अब यहां से पानी आएगा, यहां से पानी आएगा, सेंटर में आएगा और ये पानी नीचे की तरफ चलेगा। तो इसके साथ साथ ऐसे सारे स्लोप्स में से नदियां आएंगी। ये वाटर डिवाइड है, इधर 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 आएंगी, ये वाटर डिवाइड है, ये इधर आएंगी। तो एक जालीनुमा पैटर्न बन जाएगा। फिर आ गया आयताकार। मैंने बताया आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न ये बनता है जहां पे चूने का पत्थर होता है, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट नीचे पत्थर में सतह पे वो पत्थर होता है। इसकी एक चूने का जो पत्थर है जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, इसमें जो प्राकृतिक रूप से आयताकार रूप में आती हैं, 90 डिग्री के कोण पे आती हैं। जब यहां ढलान के कारण जल प्रवाह होना शुरू होता है तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रही हैं ये प्राकृतिक रूप से आई हुई दरारें हैं, लेकिन इसमें ये जो है एक नदी चली। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि जहां पे दो सहायक नदियां मिलेंगी वो 90 डिग्री का कोण होगा, जहां पे नदी मोड़ काटेगी वो 90 डिग्री का कोण होगा। देखिए, सो इसीलिए इसको आयताकार या रेक्टेंगुलर पैटर्न कहते हैं। समानांतर, ये है जी पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। अब जहां पे कोई छोटी पहाड़ियां होती हैं लेकिन एक पहाड़ियों की कई श्रृंखलाएं होती हैं जहां वलनात्मक पर्वत बनने शुरू होते हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो इनके बीच में जो नदी की घाटियां बनेंगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी एक दूसरे के, इसीलिए इसे समानांतर प्रतिरूप कहा जाता है। फिर आ गया एनुलर या वलयाकार। ये जहां पे डोमल गुंबद नुमा चट्टानें जहां बनती हैं वहां पे देखिए ये ऐसे एक दूसरे को मिलती हैं गोल गोल घूम के सहायक नदियां, तो एक इस तरह का वलयाकार वो बनता है। अपकेंद्र है जो ये ज्वालामुखी पहाड़ जो होते हैं ज्यादातर उन पे बनता है। ये ज्वालामुखी की चोटी है और इसके हर ढलान से एक एक नदी नीचे जा रही है। अब इसको देखिए तो ये साइकिल के या मोटरसाइकिल के पहिए की जैसे तारें सेंटर से जा रही होती हैं वैसे दिखाई पड़ता है। अगर इसको हम ऊपर से देखेंगे तो ये ज्वालामुखी का टॉप है और सारी जो इसके स्लोप हैं उन पे नदियां इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ, सेंटर से, केंद्र से बाहर की तरफ, अप केंद्रीय, अवे फ्रॉम सेंटर जा रही हैं। दूसरा होता है अभिकेंद्र या सेंट्रीफ्यूगल। ये उसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसका मैं अभी आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दूंगा। ये चारों तरफ पहाड़ हैं और बीच में ऐसे बेसिन की तरह एक गहराई है, तो पहाड़ों से जो नदियां हैं वो इस आकार में होंगी। ये रेडियली बिल्कुल रेडियस की तरह ही होंगी, लेकिन उससे बिल्कुल विपरीत होगी। अब केंद्र में क्या था? केंद्र से बाहर की तरफ जा रही थी, यहां पे बिल्कुल उल्टा हो गया। ये बाहर से केंद्र की तरफ आ रही है, सेंटर में झील है और बाकी सारे तरफ से जो नदियां हैं वो बीच में आके पानी को एकत्र कर रही हैं। इसका भारत में सबसे जो बढ़िया एग्जाम्पल मिलता है वो मिलता है सांबर झील का। इसके बाद अगली जो चीज है वो समझने वाली है कि दरिया जो हैं ये दो तरह के होते हैं नदियां। एक होती हैं पूर्ववर्ती नदियां। ये नदियां किसी भू आकृति के बनने से पहले से चल रही होती हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि दक्षिणी का पठार जब आके लॉरेशियन प्लेट से या
एशियन प्लेट से टकराया तब हिमालय बने। लेकिन जो काराकोरम है वो पुराने हैं, वहां से कुछ नदियां पहले से चल रही थी। वो नदियां कौन कौन सी हैं? अगर आप यहां पे देखें, सतलुज नदी, सिंध दरिया और ब्रह्मपुत्र, ये दरिया जो हैं ये हिमालय से पहले से चल रहे थे और इनका पानी जो है वो तैथियस समुद्र में, तैथियस महासागर में आके गिरता था। लेकिन जैसे जैसे हिमालय बने, आपको मैंने बताया था कि हिमालय कोई एक दिन में तो बने नहीं, 20-30 करोड़ साल लग गए बनने में। जितना हिमालय ऊपर जाता था उतना ही ये तीनों नदियां उसका अपरदन करके उसको काट देती थी और इसलिए ये हिमालय की सारी श्रृंखलाओं को काट के ये नीचे की तरफ बहती हैं। और जैसे जैसे हिमालय बनते गए, ये जो नॉर्थ इंडियन जियोसिंक्लाइन है उसमें ये अपना सारा सामान जो अपक्षेप करती रही और वहां पे जलोढ़ मैदान बन गए और ये दरिया आगे बहने लगे। लेकिन ये एंटीसीडेंट रिवर्स, पूर्ववर्ती नदियां, ये हिमालय से पुरानी हैं। दूसरी है अनुवर्ती या समवर्ती। ये वो नदियां हैं जो हिमालय बनने के बाद चलनी शुरू हुई। जब हिमालय बन गए, ऊपर बर्फ गिरने लगी, ऊंचे हो गए, तो जो उनकी ढलानें थी उनसे जो नदियां नीचे की तरफ आने लगी उनको हम कहते हैं समवर्ती या अनुवर्ती। जैसे कि गंगा रिवर सिस्टम है, चाहे वो यमुना है चाहे गंगा है, ये हिमालय के ग्लेशियर्स पिघल के निकलती हैं। सो ये हिमालय के बाद बनी है, क्योंकि पहले हिमालय की उत्पत्ति हुई, वो इतने ऊंचे हो गए कि वहां बर्फ गिरने लगी और वहां हिमनद बन गए, ग्लेशियर बन गए और वो ग्लेशियर जब पिघलने लगे तो पानी जो है नीचे आया दरियाओं में, उन्होंने दरियाओं की उत्पत्ति की। सो ये हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स या अनुवर्ती या समवर्ती नदियां। आशा करता हूं ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं नदी के चरणों की तरफ। एक नदी जो है उसके 3 चरण होते हैं। जैसे वो पहाड़ों में से निकलती है, अपने स्रोत में से, सोर्स में से शुरू होती है, उसका ओरिजिन होता है, वो नीचे की तरफ चलती है, तो उसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण युवावस्था, दूसरा परिपक्व अवस्था और तीसरा वृद्ध अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में युवावस्था, यूथ, बहुत एनर्जी होती है, यूथफुल स्टेज है, तेज पानी भाग रहा है। और फिर मैच्योर स्टेज आ जाती है, मिडिल एज, जब उसमें थोड़ी एनर्जी कम हो जाती है लेकिन पानी ज्यादा हो जाता है। और फिर पानी सबसे ज्यादा वृद्ध अवस्था में होता है लेकिन एनर्जी नहीं होती, स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है। ये क्यों होता है आगे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हम नदी की 3 प्रक्रियाएं डिस्कस करेंगे। एक नदी 3 काम करती है, उसकी 3 प्रक्रियाएं हैं। क्या है? अपरदन, जिसे हम इरोजन कहते हैं, परिवहन, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, जो सामान वो तोड़ती है, अपरदन करती है, उसको वो उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है, जिसे हम परिवहन कहते हैं। और तीसरा है निक्षेपण, उसको कहीं और ले जाके डिपॉजिट कर देती है, उसका निक्षेप करती है, वहां छोड़ देती है उसको। सो इन तीनों प्रक्रियाओं से अलग अलग तरह की भू आकृतियां उत्पन्न होती हैं। और ये जो भू आकृतियां ये एक श्रेणी में बनती हैं, एक सीक्वेंस में बनती हैं। जब यूथफुल स्टेज में इरोजनल बनेंगी, अपरदन वाली बनेंगी। मैच्योर स्टेज में थोड़ा अपरदन होगा, थोड़ा निक्षेप होगा। लेकिन जो वृद्ध अवस्था है उसमें सिर्फ निक्षेपण की ही भू आकृतियां बनेंगी। ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज है, और क्योंकि आगे जो डिस्कशन होगी वो इस पे आधारित है।
अब अपर्दन की प्रक्रिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक नदी अपर्दन कैसे करती है? अब नदी के पास क्या है? पानी है, एक चीज। दूसरा, उसके जो कोर्स है, उसका स्लोप, उसकी ढलान है। अब आपने काइनेटिक एनर्जी, आप सबको पता है क्या होती है? आपने 10वीं तक फिजिक्स में पढ़ा है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ आधा, वो तो m मास, वजन, पानी का मास, और v स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, पानी की गति की वेलोसिटी का स्क्वायर। पानी की गति किस पे डिपेंड करती है? पानी की गति को क्या नियंत्रण करता है? देखिए, नदी के पानी में कोई इंजन नहीं है कि जी हमने 100 हॉर्स पावर इंजन लगा दिया तो तेज भागेगा, आधा हॉर्स पावर लगाया, ऐसा कुछ नहीं है। वो पानी ग्रेविटी के कारण चलता है, और जितनी ढलान ज्यादा होगी उतनी उसकी गति ज्यादा होगी, उतनी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। सो जो ढलान है वो दरिया के पानी की गति को नियंत्रित करता है। ज्यादा ढलान ज्यादा गति, कम ढलान कम गति। तो पहाड़ी क्षेत्र में, यूथफुल स्टेज में, जो युवावस्था में, दरिया जो है वो पहाड़ों में होता है। वहां पे ढलान ज्यादा होती है, पानी तेज चलता है, और वो उसके कारण उसमें एनर्जी ज्यादा है तो वो काटता है, वो चट्टानों को काटता है, चट्टानों का अपर्दन करता है। कैसे करता है? एट्रीशन से, सन्निघर्षण। सन्निघर्षण का क्या मतलब हो गया? एट्रीशन। जो तोड़ा हुआ सामान है वो एक दूसरे के साथ टकराता हुआ नीचे की तरफ, पानी के धक्के के कारण नीचे की तरफ आता है। और आपने देखा होगा दरिया में जो पत्थर मिलते हैं वो थोड़े गोलाकार के होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से टकरा के, वो उनके जो रफ एजेस हैं, जो, क्योंकि जब टूटते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो गोल हों, लेकिन पानी में बह बह के एक दूसरे से टकरा के वो थोड़े गोलाकार के हो जाते हैं। इसे एट्रीशन या सन्निघर्षण कहते हैं। दूसरा है अपघर्षण, एब्रेजन। अब देखिए, वो जो पत्थर हैं और जो रेत है पानी में, वो जब घाटी के साइड और घाटी के जो नीचे का एरिया है, जो फ्लोर है, वैली फ्लोर, उसके ऊपर जब चलते हैं तो वो घिसाते हैं। घर्षण, जैसे कि रेगमार्क चलता है तो वो उसको और बारीक करते हैं, वो रेत जो है वो और बारीक होता रहता है, और अलोंग विद के जी जो वैली फ्लोर और वैली साइड्स हैं वो भी घिसती रहती हैं, और वैली वाइडनिंग, वो टूटने से जो घाटी है वो भी चौड़ी होती रहती है, और नीचे घिसने से जो घाटी है वो गहरी होती रहती है। तीसरा आ गया जलगति क्रिया। जलगति क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन। अब पानी जो है, पानी अपना भी उसका एक फोर्स है जो उसके वेट पे डिपेंड करता है, उसके स्पीड पे डिपेंड करता है, उसे हम हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं या जलगति क्रिया कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा, पानी कहीं किनारे से टकराता है और वहां से मिट्टी को, रेत को नीचे गिरा देता है, पत्थरों को नीचे गिरा देता है। वो किस चीज से होता है? वो सिर्फ पानी के टकराव से होता है, वो और कोई वो नहीं। तो वो जब ऐसे जाके पानी टकराता है उसको तोड़ देता है। अक्सर खेत में अगर आपने देखा, हम नक्का लगाते हैं, अगर नक्का कमजोर हो और पानी, ट्यूबवेल का पानी ज्यादा हो तो नक्का तोड़ देता है। वो सिर्फ पानी के जो जल गति प्रक्रिया है ना, हाइड्रोलिक एक्शन, उसी से टूटता है। उसमें कोई वो बुलडोजर नहीं लगा, कोई कराहा नहीं लगा हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं लगी हुई कि वो खोद देगा। वो सिर्फ पानी जब टकराएगा उसी फोर्स से उसको तोड़ देगा। और फिर पानी आप सब जानते हैं, घोलाकरण। घोलाकरण का मतलब सॉल्यूशन, घोल के ले जाना। अब अगर एक दरिया के रास्ते में कुछ ऐसी चट्टानें आ जाएं जो पानी में घुल सकती है, जैसे कि नमक, तो क्या होगा? वो पानी उसके साथ
लग लग के चलता रहेगा और उसको घोल के ले जाएगा। अब इन प्रक्रियाओं से जलधारा क्या क्या भू आकृतियां बनाती है। लेकिन उससे पहले हमने ये पढ़ा कि ये किस तरह से, किस प्रकार से परिवहन करता है, वो टूटे फूटे सामान को कैसे लेके जाता है, जिसे हम लोड कहते हैं या भार कहते हैं। नदी द्वारा परिवहन की जाने वाली सामग्री को उसका भार कहते हैं। इसका भार का परिवहन 4 तरीकों से होता है। कर्षण का मतलब आप समझते हैं ना, ट्रैक्शन, धक्का लगा के ले जाना। जैसे कि अगर आपने कभी बुलडोजर चलता देखा तो उसके आगे जो पत्थर मिट्टी होता है वो उसको धकेल के ले जाता है, तो इसको कहते हैं ट्रैक्शन। वर्ड ट्रैक्टर भी इसी से बना हुआ है, खैर वो अलग बात है। तो ट्रैक्शन से क्या होता है कि पानी अपनी गति और अपनी जो उसकी जल गति प्रक्रिया है उससे पत्थरों को, रेत को, चट्टानों को ऐसे धक्का मारता हुआ, क्योंकि ढलान ज्यादा है, उसमें जो ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, उसको धक्का मार के ले जाता है। इसको कहते हैं ट्रैक्शन। दूसरा है उत्परिवर्तन, साल्टेशन। साल्टेशन का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, पर पहले एक बात बताओ, अगर आप कभी पहाड़ में गए हो और छोटे से किसी झरने में पांव डुबो के खड़े, तो आपको छोटे छोटे पत्थर ऐसे जंप मार मार के आपको टांगों में लगते हैं, और ध्यान से देखोगे तो पत्थर ऐसे जैसे मेंढकों की तरह छलांग मार मार के चलते हैं, ऐसे बहुत छोटे वाले ऐसे पानी में जंप मारेंगे लेकिन फिर गिर जाएंगे, फिर एक जंप। इसको साल्टेशन कहते हैं। रेत के कण भी जो थोड़े बड़े होते हैं वो भी इसी प्रकार से चलते हैं। तो बहुत सारा जो एक दरिया का, एक नदी का भार है वो साल्टेशन से चलता है, जो बहुत बड़ा नहीं है, जो भारी है, बड़ा है, उसको वो ऐसे जंप नहीं करवा सकती है, उसको ऐसे कुदा नहीं सकती है, उसको सिर्फ कर्षण से धकेल के लेके जाती है। लेकिन जो छोटे रेत के कण हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, बजरी है बारीक वाली, उसको वो साल्टेशन से लेके जाती है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट उसका एक परिवहन की प्रक्रिया है वो है लटकन, सस्पेंशन। आपने देखा जब दरिया में पानी ज्यादा होता है तो उसके पानी का रंग ब्राउन, ग्रे, जैसे भी वो चट्टानों में से जा रहा है वैसा हो जाता है। और वो पानी अगर थोड़ी देर रुकेगा कहीं पे, तो जो भी रेत, मिट्टी उसमें उसको ब्राउन कर रहा था वो नीचे बैठ जाएगा, उसका तलछटन हो जाएगा और साफ पानी निकल आएगा। अब ये जो लोड है ये सस्पेंडेड लोड है। इसका एक एग्जांपल आप कर सकते हैं। थोड़ा सा पाउडर लीजिए, पाउडर जो हम टेल्कम पाउडर लगाते हैं, उसको एक बोतल में डालिए, ऊपर पानी डालिए, ऐसे हिलाइए, तो जो पाउडर है वो सारा जो आपका पानी है वो सफेद हो जाएगा, दूध नुमा हो जाएगा। उसको टेबल पे छोड़ दीजिए, 2 घंटे बाद देखोगे पाउडर नीचे बैठ जाएगा, पानी साफ हो जाएगा। लेकिन कुछ देर के लिए वो पाउडर पानी में तैरता रहेंगे, पाउडर के कण। इसको कहते हैं सस्पेंशन। जब अंधेरी आती है, मिट्टी उड़ती है, लेकिन जब हवा बंद हो जाती है वो मिट्टी सब नीचे बैठ जाती है। सस्पेंडेड लोड, समझिए, लटकन। और घुलकर तो मैंने आपको बता ही दिया कि कहीं नमक होगा या कोई और जो सॉल्यूबल तरह की चट्टान होगी वो पानी में घुल जाएगी और उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब निक्षेप, डेपोजिशन। निक्षेप का मतलब क्या है? जब नदी का पानी समतल मैदानों में पहुंच जाता है उसकी गति बहुत कम हो जाती है। हाँ, पानी ज्यादा है लेकिन गति बहुत ही धीमी हो जाती है और उसके पास कोई ढलान नहीं है, वो पीछे से जो पानी आ रहा है उसके धक्के से चलती है। दूसरा, उसका जो हाइड्रोलिक रेडियस है वो चौड़ी बहुत हो जाती है, उसकी गहराई कम हो जाती है। जितनी चौड़ी होगी उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा, उसकी स्पीड और कम हो जाएगी। और स्पीड कम होने से जो उसकी ताकत है, जो उसकी भार उठाने की ताकत है,
लोड उठाने की ताकत है वो कम होती जाएगी। सो वो क्या करेगी, जो भी उसने भार उठाया हुआ है उसको छोड़ना शुरू कर देगी, उसको डिपॉजिट करना शुरू कर देगी अगल बगल में, साइडों पे, जहाँ समुद्र में जाएगी, जहाँ उसका मुख है नदी का वहां पे। तो इसको कहते हैं निक्षेप। हम एक एक अवस्था के जो प्रतिरूप हैं, जो भूआकृतियां हैं, जो पैटर्न बनते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सो युवा अवस्था में ये ऊपरी घाटी में आकृतियां ये अपर्दन की ही होती हैं। सबसे पहला खड़ी किनारे वाली वी आकार की घाटी देखिए, दिख रही है आप, और ये नदी जा रही है ब्यास नदी, ये पीछे रोहतांग रेंज है, मनाली से ऊपर ये दिखाई देते हैं। और कितनी जो इसकी ढलान है आप देखिए, इसका एंगल कितना ज्यादा है और ये एंगल भी कितना ज्यादा है। सो वी आकार है इसका, देख रहे हैं आप, वी आकार और खड़ी ढलान, बहुत ज्यादा ढलान की घाटी। क्योंकि यहाँ पे ढलान बहुत ज्यादा है तो जो यहाँ पानी बह रहा है, ध्यान से देखिए, यहां पानी बह रहा है, अब इसकी गति बहुत ज्यादा है लेकिन मैक्सिमम गति कहाँ है, यहाँ पे। तो ये यहां से नीचे की तरफ इसको काटेगा और इसको चौड़ा कम होगा, गहरा ज्यादा होगा और वी आकार की घाटियां बनेंगी। उसके बाद आपको ऊपरी हिस्से में मिलेंगे प्रपात, वाटरफॉल। मैंने बहुत सालों से मैं जब स्टूडेंट्स को पूछता था कि वाटरफॉल को हिंदी में क्या कहते हैं, वो कहते थे झरना। झरना स्ट्रीम को कहते हैं, झरना स्प्रिंग को कहते हैं, जहां से प्राकृतिक रूप से जमीन में से पानी निकल रहा है, या कोई छोटी सी ब्रूक है, स्ट्रीम है, उसको झरना कहते हैं। वाटरफॉल को प्रपात कहते हैं। प्रपात का मतलब ऊंचाई से पानी नीचे गिर रहा है। इसके कई कारण होते हैं, जो चट्टानों की घनता, उनकी हार्डनेस, अगर हार्ड सॉफ्ट रॉक होगी तो वो एक ज्यादा अपर्दन हो जाएगा, दूसरी वहां बनी रहेगी और पानी जो है वो फ्री फॉल में गिरने लगेगा। और भी बड़ी सारी भू आकृतियां हैं जहां पे प्रपात बनते हैं, आगे आगे हम डिस्कस करेंगे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो फीचर है जो ऊपरी वैली में बनता है, जो ऊपरी घाटी में बनता है, उसे हम कहते हैं क्षिप्रिका। क्षिप्रिका, रैपिड्स। आपने कभी अगर राफ्टिंग की है या राफ्टिंग के बारे में सुना है तो गंगा में जो ब्यासी से लेकर ऋषिकेश तक राफ्टिंग करते हैं, तो बहुत सारे, या जांस्कर नदी में पीछे चिलिंग से लेके नीमू तक राफ्टिंग करते हैं, तो कई जगह पे पानी ऐसे कूद रहा होता है। ये अगली तस्वीर देखिए, ये तीर्थन नदी की है, ये छोटी नदी है, इसमें राफ्टिंग वगैरह नहीं होती। ये देखिए एक छोटी सी वाटरफॉल यहाँ है, एक छोटी सी वाटरफॉल यहाँ है, और ये ऐसे लग रहा है जैसे कि ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, जैसे पानी ऐसे सीढ़ियों से कूद कूद के आ रहा है। देख रहे हैं, जो 3-4 फुट के अंतर में पानी। तो ये कैसे बनती हैं, यहां देखिए, घाटी में अगर ये सॉफ्ट रॉक है, ये हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है, ये हार्ड रॉक है, तो जो सॉफ्ट रॉक है वो ज्यादा कट जाएगी, हार्ड रॉक कम कटेगी। ये ऐसे करके ये सीढ़ियां बन जाएंगी, और इन सीढ़ियों के ऊपर जब पानी जाएगा तो वो रैपिड्स बनाएगा या क्षिप्रिका बनाएगा। गार्ज क्या है, इसको अंग्रेजी में भी गॉर्ज ही कहते हैं। और कहीं पे आपको आई शेप वैली, ऐसा कोई, वैसे पता नहीं क्यों लिखते हैं आई शेप वैली, कुछ नहीं है। गॉर्ज, ये देखिए, ये ब्यास नदी की गॉर्ज है, ये भी रोहतांग पास से थोड़ी पहले एक जगह आती है, गुलाबा, उसके पास है। ये देखिए बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे इसकी
दीवारें हैं घाटी की, और नीचे बहुत गहरी, ये बहुत बड़ा पुल है, इसके ऊपर से ट्रक निकलते हैं, इतना बड़ा पुल है। लेकिन अब आप इसे कंपेयर कर सकते हैं कि ये करीब 200 फुट गहरी है और बिल्कुल सीधी दीवार नुमा इसके वो हैं, और बीच में से नदी चलती है। इसको गॉर्ज कहते हैं। वर्ड जो गॉर्ज है ना, वो गर्दन से है ऐसे, देखिए ये गॉर्ज। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जलगर्तिका। आपने भंवर ये शब्द सुना होगा। क्या होता है जी भंवर? जब पानी गोल गोल घूमता है। कहाँ घूमता है? जहाँ जलगर्तिका होती है, पॉट होल होता है। जितना बड़ा पॉट होल होगा उतना बड़ा उसके ऊपर भंवर बनेगा। होता क्या है, ये देखिए, ये जो रिवर बेड है उसमें कहीं कहीं सॉफ्ट रॉक होती है और उसका अपरदन हो जाता है। उसके बाद छोटे छोटे पत्थर, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखो, ये कावेरी नदी का एक फोटो है केरला में। ये छोटे पत्थर जो हैं इनको ग्राइंडस्टोन कहते हैं। ये इसमें गिर जाते हैं और पानी जब चलता है ये अंदर घूमते रहते हैं। घूमते घूमते आप भी पिसते हैं और उस गर्तिका को भी बड़ा करते जाते हैं, और ये इतनी बड़ी हो जाती हैं कि 10-15 फुट गहरी हो जाती हैं, और इनकी जो डायामीटर है, इनकी चौड़ाई जो है वो 15-20 फुट हो जाती है। और जब इसके ऊपर से पानी निकलता है तो वो ऐसे घूम के जाता है और वहां पे भंवर बन जाता है। अब आएंगी मैच्योर स्टेज या परिपक्व अवस्था के प्रतिरूप या भू आकृतियां। जब रिवर प्लेन्स में से माउंटेन्स में से ऐसे करके और यहां आती है, अब इस कोण को देखिए और इस कोण को देखिए, यहां पे उसकी जो ढलान है वो कम हो गई, इतनी नहीं है, लेकिन इसके बाद वो तकरीबन समतल हो गई। इससे ज्यादा है तो ये जो क्षेत्र है ये युवावस्था, ये परिपक्व अवस्था और ये वृद्ध अवस्था, जब ढलान ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। तो यहां पे जो इस पॉइंट को निकपंक्त कहते हैं या ब्रेक ऑफ स्लोप कहते हैं, जहां पे एकदम जो ढलान है वो कम होती है। हरिद्वार एक पॉइंट है जहां पे पहाड़ों से नॉट हरिद्वार, ऋषिकेश, जब गंगा पहाड़ों से उतरती है और एकदम अपर प्लेन में आ जाती है, समतल मैदान में एंटर करती है, तो ये है जी निकपंक्त या ब्रेक ऑफ स्लोप, और यहां से शुरू होती है परिपक्व अवस्था। अब पानी का ढलान के कारण स्पीड काफी कम हो गई है, लेकिन पानी बहुत है, पानी गश गश करके बहता है, पानी बहुत है, लेकिन उसकी गति जो है, स्पीड है, वो कम हो। इस बिंदु पर नदी अपना भारी भार छोड़ देती है। आप अगर ऋषिकेश गए ना, आपको बड़े बड़े मकान जितने बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, कमरे से भी बड़े बड़े पत्थर वहां, क्योंकि उसकी अब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है। अब वो बहुत बड़ा जो सामान है, इतने 50-50 किलो के, क्विंटल के पत्थर वो वहां नहीं उठा के लेके जा सकती है, तो वहीं पे छोड़ देती है। लेकिन यहाँ पे कुछ अपरदन होगा, कुछ निक्षेपण होगा। यहाँ पे दोनों इरोजियो डेपोजिशनल फीचर्स बनेंगे, भू-आकृतियां बनेंगी। सबसे पहले बनेंगे जलोढ़ पंखे, एलुवियल फैन। ये देखिए, ये इसको पंखा क्यों कहते हैं? आपने जापानीज फैन देखा, वो फोल्डिंग फैन ऐसे खुलता है, जो मोर की पंख की तरह, पूंछ की तरह। ये इसकी अगर आपने शक्ल देखी तो ये एक दरिया ऐसे आया, उसके बाद ये एलुवियल फैन बन गया। ऐसे ढलान होती है इसकी, 2 स्लोप होते हैं, एक सीधा और एक साइडों पे कर्व्ड स्लोप। ठीक है जी, ये देखिए आप, जलोढ़ पंखा बन गया। दूसरी चीज जो बनेगी वो बनेगी नदी वेदिका। वेदिका मतलब टेरेस, सीढ़ी नुमा। ये देखिए, यहां पे देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, 1 2 ऐसे सीढ़ियां बनी हुई हैं, इनको कहते हैं फ्लूवियल टेरेसेस। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज
विसर्प, सर्प स्नेक, मीएंडर। जो दरिया है अब उसके पास थोड़ी एनर्जी, उसकी स्पीड कम हो गई है, तो वो लोकल स्पीड को बढ़ाने के लिए ऐसे सांप की तरह मीएंडर करता है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, इसको विसर्प कहते हैं, मीएंडर्स। अब वृद्ध अवस्था के प्रतिरूप, अब जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे सिर्फ निक्षेप होता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत कम हो गई है, उसकी स्पीड बहुत कम हो गई है। बाढ़ का मैदान बनता है जिसे हम फ्लड प्लेन कहते हैं, इधर उधर वो घूमती रहती है। जब इसको फ्लड प्लेन इसलिए कहते हैं, बाढ़ का मैदान, जब बाढ़ आता है तो यहां से लेके यहां तक सारे में पानी भर जाता है, लेकिन जब बरसात के बाद कम पानी होता है तो दरिया जो है वो ऐसे घूम घाम के आहिस्ता आहिस्ता वहां निक्षेप करता हुआ, जलोढ़ मिट्टी को वहां डिपॉजिट करता हुआ, छोड़ता हुआ आगे चलता रहता है। एक चीज ये बनाता है प्राकृतिक तटबंध, नेचुरल लेवीज। ये क्या करता है, जब बाढ़ चला जाता है तो रिवर अपने दोनों तरफ कुछ माल निक्षेप कर देती है ताकि उसका पानी ज्यादा ना फैले। अगर ज्यादा फैल जाएगा तो वो आगे निकल जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, तो उसको कंस्ट्रेन करने के लिए, अपने चैनल को सीमित करने के लिए दोनों तरफ ये नेचुरल लेवीज बनाती है ताकि पानी आगे चलता रहे। ये भी निक्षेप से ही बनती हैं। फिर आती है चाप झील। जब दरिया बहता है विसर्प बनते हैं, तो विसर्प काटते काटते ये देखिए, ये जो है ये छोटा होता जाता है क्योंकि इधर का पानी यहाँ टकराएगा और ये पानी यहाँ टकराएगा, तो ये इवेंचुअली ऐसे करते करते इसको पीछे छोड़ देगा, तो ये चाप की शक्ल की एक झील बन जाएगी जिसे हम अंग्रेजी में ऑक्सबो लेक कहते हैं। और आखिर में जाके बनता है डेल्टा। डेल्टा क्या है जी, जो मोहना होता है नदी का वहां पे। लेकिन इसको सबसे पहले हम ये कि इसको डेल्टा क्यों कहें। ग्रीक भाषा में एक अक्षर है जिसको ऐसे लिखा जाता है, इस अक्षर को डेल्टा कहते हैं। ये डी के, अंग्रेजी में डी के कंट्रोल करते हैं, निर्धारित करते हैं कि कैसा डेल्टा बनेगा। तो सबसे पहले चापाकार डेल्टा, या जो मेन हमें जिसे हम आर्कोइड डेल्टा कहते हैं, ये देखिए, अब एक दरिया आया, उसने ये सब जो जो वो लेके आया था उसका निक्षेप किया, लेकिन यहां पे आके जो मेन नदी है वो फिर बंट जाती है। इनको डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, और ये चारों तरफ जाती हैं और सारा निक्षेप करती हैं और एक कमान, आर्कुएट या चाप के आकार का एक डेल्टा बनाती है। दूसरा है पंजाकार डेल्टा। पंजाकार, आपने चिड़िया का, मुर्गी का पंजा देखा है, बर्ड्स फुट डेल्टा कहते हैं इसे, उसके आकार ऐसा होता है। ये देखिए, जैसे कि मिसिसिपी नदी का ये है, यहाँ देखिए ये जो ऐसे क्यों हो रहा है, जो नदियां डिस्ट्रीब्यूटरीज बनी हैं, जैसे जैसे जाती हैं, अगर उसमें ज्यादा वो है, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा, इस एरिया में काफी ज्यादा जो सागरी तरंगे हैं, वेव एक्टिविटी है, तो वो बीच बीच में से कुछ माल जो निक्षेप हुआ है उसको उठा के ले जाती हैं, लेकिन और बनता रहता है और एक पंजानुमा डेल्टा बनता है। तीसरा है पाली युक्त डेल्टा, जिसे हम लोबेट डेल्टा कहते हैं, जैसे गोदावरी का डेल्टा है भारत में। ये लोब आप समझते हैं, ईयर लोब, ये इस आकार का या जीभ के आकार का, लोबेट उस आकार का बनता है। ये कब बनता है, जब एक नदिया की बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं, लेकिन उसके साइड पे जो है वो पानी की गतिविधि ज्यादा है, सेंटर में कम है, तो वो सेंटर को बढ़ता जाता है
और एक लोब की शेप में डेल्टा बन जाता है। लास्ट है ज्वारनद मुख, ज्वारनद मुख एस्चुरी। अब इसमें कोई डेल्टा नहीं बनता, क्यों? क्योंकि दरिया कहाँ खुलता है? जहां दरिया खुलता है वहां सीधा सामने से ज्वार का पानी आता है, और आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्वार के बारे में। जो टाइड्स होती हैं वो हाई टाइड, फिर वापस जाती है लो टाइड। जो भी दरिया ने वहां जमा किया होता है, निक्षेप किया होता है, जब पानी वापस जाता है उसको ले जाता है, फिर आता है उसको उखाड़ता है नीचे से, फिर ज्वार वापस जाता है ले जाता है। तो यहाँ पे कोई डेल्टा नहीं बनता। इसको ज्वार नद मुख, ज्वार भाटाओं के इन्फ्लुएंस में नदी का मुंह जो है वो खुला रह जाता है, वहां डेल्टा नहीं बनता। नर्मदा और तापी दो रिवर्स हैं इंडिया में जिनके मुंह के आगे डेल्टा नहीं एस्चुरी बनती है। नक्शे में आप देखिएगा जरूर। आशा करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया। अगर कोई आपको इसमें से चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस प्रेजेंटेशन को रोक रोक के आप पीछे नोट्स पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स को कॉपी कर सकते हैं। ये आप जैसे कई विद्यार्थियों ने मेरे को ये सजेस्ट किया कि सर आपको नोट्स के लिंक देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये स्क्रीनशॉट, हम अपने आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको कॉपी कर लेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आपका दिन अच्छा निकले। गॉड ब्लेस यू।